कोका कोला एक ऐसा सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड जो पिछले 127 सालों से दुनिया भर के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं। और तो और साउथ मैक्सिको के चियापस में लोग पानी से ज्यादा कोका कोला पीना पसंद करते हैं। हर इंसान एक दिन में कम से कम 2 लीटर कोका कोला पीता है। इसके अलावा इंडिया में हर छोटे बड़े ओकेजन या स्नैक्स के साथ कोक का होना आम सी बात है, जिसकी वजह से हर साल इंडिया में 3100 करोड़ रुपए का कोका कोला बेचा जाता है। और 15 से 20 साल से इंडिया के अंदर सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर में इसकी मोनोपोली बनी हुई है। लेकिन आज से कुछ टाइम पहले कोका कोला ने इंडिया में 200 ml कोक का प्राइस 15 रुपए से 10 रुपए कर दिया। अब अचानक से 5 रुपए कम क्यों किया? क्या इसके पीछे यह कारण है कि रिलायंस ने इंडिया की पुरानी और लगभग बंद हो चुकी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी कैंपा कोला को मार्केट में वापस से लॉन्च करने का ऐलान किया है और कोका कोला ने अपने मार्केट को बचाने के लिए प्राइस कम कर दिया है? या फिर कोका कोला की ये कोई नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है? साथ ही सवाल यह भी है कि जब रिलायंस के पास ऑलरेडी इतने सारे बिजनेस हैं, तो आखिर क्यों रिलायंस एक खत्म हो चुके ब्रांड पर पैसे लगा रहा है? इससे उसका क्या फायदा हो सकता है? क्या ऐसा करके रिलायंस कंपनी जियो की तरह सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में भी रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रही है? जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंपा कोला और कोका कोला के बीच में चल रहे कोला वॉर के बारे में। लेकिन उससे पहले चलिए यह जान लेते हैं कि कोका कोला और कैंपा कोला की हिस्ट्री क्या है। तो दोस्तों, कोका कोला की शुरुआत 1886 में एटलांटा जॉर्जिया में हुई थी। इसने अपने जबरदस्त टेस्ट और कम प्राइस की वजह से बहुत ही जल्दी पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम बना लिया और 1950s में कोका कोला इंडिया में भी आ चुका था। दोस्तों, इंडिया में उस वक्त विदेशी कंपनियों के लिए रेड टेप एक्ट चलता था, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन और बाकी की चीजों को लेकर कड़े नियम कानून हुआ करते थे। सो कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस डायरेक्टली नहीं कर पाती थी क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा पेपर वर्क और कई सारे एग्रीमेंट साइन करने पड़ते थे। सो इंडिया में बिजनेस करने के लिए कई सारी कंपनीज इंडियन कंपनीज के साथ टाई अप करती थी और उन इंडियन कंपनीज के थ्रू इंडिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेचा करती थी। और दोस्तों, कोका कोला ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने इंडिया में बिजनेस करने वाली प्योर ड्रिंक्स ग्रुप नाम की एक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी के साथ टाई अप किया और इंडिया में एंटर कर गई। अब दोस्तों, कोका कोला को इंडिया में काफी अच्छा रिस्पांस मिला क्योंकि इसका जो टेस्ट था लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। अब इंडिया के अंदर जो दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनीज थी वो ऐसा टेस्ट नहीं दे पा रही थी। लेकिन 1973 में इंडिया में द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट शुरू कर दिया गया, जिसमें फॉरेन कंपनीज के सामने यह शर्त रखी गई कि वो जिस भी इंडियन कंपनी के थ्रू अपना बिजनेस इंडिया के अंदर कर रही है उसमें अपना स्टेक कम रखे, यानी कि इंडियन कंपनी को 60% स्टेक दे और खुद का स्टेक खाली 40% रखे, तभी वो इंडिया के अंदर अपना बिजनेस कर सकती है। सो दोस्तों, कुछ सालों तक तो कोका कोला कंपनी ने इस चीज से एग्री किया। लेकिन 1977 में जब मोरारजी देसाई इंडिया के पीएम बने तो उस टाइम पर कोका कोला के सामने यह शर्त रखी गई, या तो अपनी रेसिपी बताओ या फिर इंडिया को छोड़ के जा सकते हो। यहां पे दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोका कोला की जो रेसिपी है आज भी सीक्रेट है और इस पर्टिकुलर चीज के लिए उनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। अब दोस्तों, ऐसे में कोका कोला ने क्या किया होगा आप खुद जानते होंगे। सो इंडिया से उन्होंने अपने बिजनेस को पुल आउट कर लिया। अब ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट ने कोका कोला का अल्टरनेटिव सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जिसका नाम रखा 77 और इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, इसको जो कंपनी बनाती थी उसका नाम था मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और ये जो कंपनी थी गवर्नमेंट की कंपनी थी। अब दोस्तों, मुझे बताइए, क्या आपको पता है कि आज के टाइम में ये कंपनी कहां है और किस सेक्टर में काम कर रही है? इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं डिटेल में वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। देखिए दोस्तों, कोका कोला का जो अल्टरनेटिव था 77, उसको मार्केटिंग पर्पस के लिए दिल्ली के अंदर जो ट्रेड फेयर हुआ था वहां पे फ्री में बांटा गया, पर गवर्नमेंट की ये जो स्ट्रेटजी थी काम नहीं कर पाई। फ्री में बांटने के बाद में भी लोगों को इसका टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ प्योर ड्रिंक्स ग्रुप जिसके साथ कोका कोला काम किया करती थी उसके मालिक काफी परेशान थे क्योंकि कोका कोला के जाने के बाद में उसकी कंपनी में जो लगभग 2800 एम्प्लॉइज थे उनकी नौकरी खतरे में आ चुकी थी। सो लोगों की नौकरी बचाने के लिए प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने एक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च की जिसका नाम रखा कैंपा कोला। अब दोस्तों, एक तो कोका कोला इंडिया से जा चुकी थी जिसकी सॉफ्ट ड्रिंक लोगों को काफी पसंद आया करती थी, और जो दूसरा अल्टरनेटिव था गवर्नमेंट का 77 या फिर 77, वो कुछ खास मार्केट में लोगों को पसंद आया नहीं। सो लोगों के सामने एक ही ऑप्शन था कैंपा कोला और इस ऑप्शन को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया और बहुत ही कम टाइम में ये पूरे मार्केट में पॉपुलर हो गई। कैंपा कोला ने इस सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए इसकी एक टैगलाइन भी रखी थी, वो थी द ग्रेट इंडियन टेस्ट, जिससे लोग इमोशनली अटैच हो गए। उसके बाद में दोस्तों, पार्ले कंपनी ने भी अपनी एक सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च कर दी जिसका नाम रखा गया थम्स अप।
जिसने कैंपा कोला को कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद में कैंपा कोला ने ऑरेंज और लेमन फ्लेवर के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में लॉन्च कर दिए, जिससे उन्होंने अपना मार्केट वापस कैप्चर कर लिया। कंपटीशन पार्ले और कैंपा कोला दोनों के बीच में चलता रहा। कैंपा कोला ने दिल्ली, मुंबई सहित हर बड़े बड़े स्टेट में लगभग 50 से भी ज्यादा फैक्ट्रीज बना ली थी और लगभग 14 से 15 सालों तक कैंपा कोला इंडिया पर राज करता रहा। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आने के बाद बहुत सी विदेशी कंपनियां इंडिया छोड़कर बाहर जा चुकी थी, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। साथ ही इंडिया पर विदेशों का कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट 1999 में लिबरलाइजेशन लेकर आई, जिसके अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनीज अब इंडिया के अंदर आकर बिजनेस कर सकती थी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, लिबरलाइजेशन आने से पहले पहले इंडिया के अंदर पेप्सी कंपनी वापस से आ चुकी थी। इसकी कहानी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए 1977 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आने के बाद में कोका कोला और बहुत सारी कंपनीज इंडिया छोड़कर बाहर जा चुकी थी। लेकिन 1980s में पेप्सी ने यह ऑब्जर्व किया कि इंडिया के अंदर हर साल 3 बिलियन से ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक की खपत हो रही है, साथ ही मार्केट में कोई भी फॉरेन कंपनी कंपटीशन के लिए नहीं है। सो ऐसे में अगर वो वापस इंडिया के अंदर आ जाती तो उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो ऐसे में उसने इंडियन गवर्नमेंट से बात की और पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहसें हुई और उसके बाद में पेप्सी को 39% स्टेक के साथ इंडिया के अंदर री एंट्री मिल गई। सो कैंपा कोला को टक्कर देने के लिए पार्ले के अलावा इंडिया के अंदर ऑलरेडी पेप्सी कंपनी भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से कैंपा कोला का जो बिजनेस था वो खतरे में आ गया था। दूसरी तरफ लिबरलाइजेशन शुरू होते ही कोका कोला ने फिर से इंडिया के अंदर एंट्री कर ली। अब क्योंकि लोगों को स्वाद पहले से ही पता था तो मार्केट कैप्चर करने में ज्यादा टाइम लगा नहीं। लेकिन पार्ले का थम्स अप कोका कोला के सामने कॉम्पिटिटर बन के खड़ा हुआ था। सो उसे खत्म करने के लिए कोका कोला ने पार्ले के बारे में पूरा रिसर्च किया, जिसमें उन्हें यह पता चला कि पार्ले जिन बॉटलिंग प्लांट से थम्स अप बनवाती है उन 62 प्लांट्स में से सिर्फ 4 प्लांट ही पार्ले के हैं और बाकी प्लांट उनके मैन्युफैक्चरर्स के थे जो उनके लिए थम्स अप बनाया करते थे। सो कोका कोला ने धीरे धीरे उन सभी प्लांट्स को खरीदना शुरू कर दिया, जिससे मार्केट के अंदर थम्स अप की डिमांड तो बहुत ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम हो गई और इनडायरेक्टली कोका कोला बिकने लग गई। उसके बाद में पार्ले कंपनी के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। सो उन्होंने अपने सभी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स जैसे कि थम्स अप, लिम्का, माजा कोका कोला को बेच दिए। और रही बात कैंपा कोला की, तो उसका मार्केट भी धीरे धीरे करके कोका कोला ने पूरा कैप्चर कर लिया। देखते देखते पूरे इंडिया में सिर्फ 2 ही कंपनियां राज करने लग गई थी। सबसे पहले थी कोका कोला और दूसरी थी पेप्सिको। अब ऐसे में कई कंपनीज ने इन दोनों को अपने सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेसेस बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाया, पर प्योर ड्रिंक्स ग्रुप ने अपना कैंपा कोला का बिजनेस इनको बेचा नहीं, जिसकी वजह से धीरे धीरे मार्केट से गायब होते गए। पर दोस्तों आज भी हरियाणा में छोटे लेवल पे कैंपा कोला का प्रोडक्शन किया जाता है और उसको बेचा जाता है। पर फाइनली अब रिलायंस ने प्योर ड्रिंक्स ग्रुप को 22 करोड़ रुपए देकर एक्वायर कर लिया है और हो सकता है कि जल्दी आपको कैंपा कोला की बॉटल्स लोकल दुकानों में देखने को मिल जाए। अब दोस्तों ये भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर घाटे में जाती हुई इस कंपनी को रिलायंस ने इतने ज्यादा पैसे देके क्यों खरीदा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एफएमसीजी सेक्टर इंडियन मार्केट में 4th सबसे बड़ा मार्केट है। सो टेक्सटाइल, एनर्जी, रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस सेक्टर में डोमिनेट करने के बाद हो सकता है रिलायंस एफएमसीजी सेक्टर में भी डोमिनेट करना चाहती हो। अब वैसे तो रिलायंस इस सेक्टर में बहुत पहले से काम कर रही है, लेकिन फूड एंड बेवरेजेस में इनकी कोई खास मोनोपोली है नहीं। साथ ही अगर प्रॉफिट की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में कम से कम 50% से लेकर 60% का प्रॉफिट मार्जिन होता है और कैंपा कोला एक टाइम में काफी पॉपुलर रह चुकी है। तो हो सकता है कि रिलायंस की ये स्ट्रेटजी हो कि अपना खुद का नया सॉफ्ट ड्रिंक बनाने और उसका कस्टमर में बनाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये होगा कि कोई पॉपुलर ब्रांड को एक्वायर कर लिया जाए और उसकी मार्केटिंग की जाए, ताकि जल्दी से जल्दी कस्टमर बेस को अट्रैक्ट किया जा सके। और रही बात मार्केटिंग की, तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब से कुछ टाइम बाद में आईपीएल शुरू होने वाला है, जिसका डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट इस बार वाईकॉम 18 के पास है, जो कि रिलायंस के अंडर में आता है। तो हो सकता है कि इस बीच वाईकॉम 18 के थ्रू कैंपा कोला की मार्केटिंग भर भर के की जाए, जिससे यूथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा मात्रा में इस पर्टिकुलर ब्रांड से कनेक्ट हो पाएगा और कैंपा कोला एक बार फिर से मार्केट में जबरदस्त एंट्री ले लेगा। अब दोस्तों कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि जिस तरह रिलायंस ने जियो को लॉन्च करके टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक इवोल्यूशन लेकर आया, तो हो सकता है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में भी रिलायंस ऐसा ही कुछ करना चाहता है। अब दोस्तों इसका जवाब तो रिलायंस को ही पता होगा, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए जब जियो लॉन्च हुआ था तो उस वक्त टेलीकॉम कंपनीज काफी कर्ज में थी और उनके पास जियो से कॉम्पीट करने के लिए कोई खास स्ट्रेटजी भी नहीं थी। लेकिन अगर फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जायंट्स रिलायंस के सामने खड़े हैं और उनका जो मार्केट साइज है वो भी काफी बड़ा है। सो ऐसे में उनसे कॉम्पीट करना रिलायंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल साबित हो सकता है। पर अगर रिलायंस के पास जियो की तरह कोई सीक्रेट स्ट्रेटजी होगी तो हो सकता है कि इस सेक्टर में भी रिलायंस रिवॉल्यूशन लेकर आ पाए। अब दोस्तों ये तो मेरा ओपिनियन है, अब आपका ओपिनियन क्या है, या फिर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।